चुनाव के बाद अचानक पलट गए हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? हम अपने आप को हमेशा सदा विपक्ष मानते हैं। आप दरअसल महिला विरोधी हैं। कभी सरना ऐसा है तो कभी महिला विरोधी, कभी फलाना विरोधी, ये सब चीज़ें करके पूरा बहस को, सच्चाई को ढकना चाहते हैं। उस पेशा कानून का नियमावली बनाएंगे, लेकिन धारा की कौन लागू करेंगे? जेपीआर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और एक बहुत खूबसूरत सुबह है सर्दी की। मैं मौजूद हूं रांची, झारखंड की राजधानी, और ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। दरअसल रांची हमारा इस बार एक ख़ास मकसद से आना हुआ है। रांची में एक ज़बरदस्त बहस चल रही है और वो बहस है पेशा के नियमों को तैयार करने को लेकर। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं में भी आपस में मतभेद हैं, विवाद हैं। सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में भी बहस हो रही है। और मैं भी भारत की कोशिश ये है कि एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून जिसको ऐतिहासिक कानून माना जाता है, पेशा 1996, उस पर ये जो बहस हो रही है उसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग मत रखने वाले, विचार रखने वाले जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को समझा जाए और एक पूरी तस्वीर आपके सामने पेश की जाए, जिससे कि इस मामले में वो स्पष्टता या वो क्लैरिटी आ सके जिसकी ज़रूरत है। एक बहुत अहम कानून है, जहाँ तक आदिवासियों की संस्कृति का सवाल है, समाज का सवाल है, उनके विकास का सवाल है, उनके संवैधानिक अधिकारों का सवाल है। इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ ग्लेडसन डुंगडुंग आज मौजूद हैं। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के वो अध्यक्ष हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासियों के मुद्दों को उठाते हैं। ग्लेडसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोहार जोहार जोहार। और आपके दर्शकों को भी जोहार। हाँ, सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी गर्मी पैदा की हुई है। पेशा 1996 को लागू करने के जो प्रयास हो रहे हैं झारखंड में, ये जो पूरा विवाद है, ये क्यों शुरू हुआ, क्या मसला है, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो पूरा मसला चल रहा है जी, इस विवाद को असल में सरकार ने ही उत्पन्न किया है। झारखंड सरकार का पंचायत राज विभाग जो है जी, उसी ने इसको शुरू किया। अच्छा। और हम लोगों ने विवाद शुरू नहीं किया। हम लोग ने आइए, टहलते भी रहते हैं। हम लोगों ने स्पष्ट कहा हम्म, कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में JPRA 1 नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पर पेशा कानून लागू करना पड़ेगा। अब पंचायत राज विभाग बोल रहा है कि JPRA 1 जो है अनुसूचित क्षेत्र के लिए संवैधानिक है। हाँ, और यहीं से सारा कुछ उबाल जो है कि शुरू हुआ। अच्छा, तो JPRA 1 जब आप कहते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, अच्छा, जो असंवैधानिक तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर 24 साल से लागू है। लेकिन सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, सरकार कह लीजिए या निशा उरांव जी कह लीजिए, जिन पर आजकल आपका निशाना है, जिनके साथ आपकी सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, मीडिया में भी आप दोनों के बयानों की चर्चा हो रही है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से संवैधानिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहली बात तो यह है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर मेरा कोई निशाना नहीं है, किसी व्यक्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ सरकार से लेना देना है, क्योंकि पंचायत राज विभाग नोडल एजेंसी है जी, और सरकार का स्पोक्स पर्सन की तरह जो है कि वहाँ से बयान आ रहे हैं जी। यहाँ पे ना मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ना विभागीय मंत्री बोल रही हैं, ना ही ये पेशा कानून को लागू करने के लिए अपना जो वादा किए थे इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल कांग्रेस और JMM, दोनों के कोई प्रवक्ता या कहीं से कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक विभाग निरंतर बोल रहा है, तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। जैसे आपने कहा, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया कि JPRA 1 अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैध है।
एक्चुअली यह सरासर गलत है, झूठ है। असल में यह है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है जी, है ना, उस केस में राकेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जी, उस केस में क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेशा एक्ट का सेक्शन 4 सबसेक्शन जी 4G का मसला था। 4G का मसला था क्या कि एकल पद जो है अनुसूचित क्षेत्र में वो आदिवासियों के लिए आरक्षित होगा, और वो भी भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर पेशा कानून में आया जी, और उसी का प्रोविजन जो है कि JPR में किया गया था। उस केस में पेशा कानून का सेक्शन 4 की वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और आरक्षण का मसला था। इसमें JPRA के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का कोई बात ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो जिस तरह से आपको दूसरा केस झारखंड हाईकोर्ट का वो रेफर कर रहे हैं जी, उसमें मसला क्या था, उसमें PNS सुरीन वाला मसला था, वो उसमें मेन पिटिशनर थे। उसमें ये था, वो भी एक सेक्शन पर था। सेक्शन क्या था, पेशा कानून का सेक्शन 4G। जी क्या था वो, उसमें है कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो है, मतलब 6 शेड्यूल एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसी के मतलब उसी तरह झारखंड में भी 5th शेड्यूल में भी प्रयास किया जाए, ना सिर्फ झारखंड में, पूरा 5th शेड्यूल में प्रयास किया जाए, यही था। तो उसी को लेके केस गया था। आप इसमें जो है, जो मूल उसका लास्ट में आप पढ़ेंगे तो उसमें माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने यह कहा है कि एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ पेशा एक्ट इन द JPRA। क्या इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कहा कि JPRA इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड इन 5th शेड्यूल? बेसिकली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जो शेड्यूल 6 का पैटर्न है उसके बारे में है, बिल्कुल बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक और लिमिटेड है, लिमिटेड है, टोटल JPRA पर बात ही नहीं हो रहा है। और उसमें एक ही लाइन बोला लास्ट में कि ऑल एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ पेशा एक्ट इन JPRA 1, देयरफॉर नो नीड ऑफ दैट पैटर्न। लेकिन मुझे ये बताइए, एक बात और जोड़ देता हूँ, जब ये कह रहे हैं कि संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट ने JPRA 1 को अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैलिड बताया है, झारखंड हाई कोर्ट ने वैलिड बताया है, ये बोल रहे हैं, तो अभी जो लेटेस्ट 29 जुलाई 2024 को झारखंड हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया सरकार को, उसमें क्या कहा है, उसका पैरा 12 में आप जाइए, पैरा 12 में स्पष्ट कहा है झारखंड हाई कोर्ट ने कि JPRA जो है पेशा कानून के अनुरूप नहीं है, इसीलिए जो है कि यह पिटीशन है। दूसरा, उन्होंने जो ऑर्डर दिया उसमें स्पष्ट कहा 2 महीना के अंदर आप बनाइए। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड होता है JPRA अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो माननीय झारखंड हाई कोर्ट को ये कहने की जरूरत क्या थी? महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, इसलिए इस पिटीशन को इंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद हमारे मित्रों ने कोर्ट को अच्छी तरह से समझा दिया। उन्होंने कहा चूंकि JPRA पेशा कानून के अनुरूप नहीं है, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, ये मामला है। तो इसमें जो है कि भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम फैलाने से तो ये भ्रम की स्थिति रहेगी ना। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब पेशा के रूल्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो ड्राफ्ट रूल्स आमतौर पर पब्लिक में रखे जाते हैं और लोगों से सजेशंस, ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं। वो प्रक्रिया यहाँ पर भी पूरी हुई। आप लोगों ने सजेशंस दिए, कुछ सजेशंस एक्सेप्ट हुए, कुछ रिजेक्ट हुए। तो ये आरोप कैसे लग सकता है सरकार पे कि वो मनमानी कर रही है इसमें? ये सारे कुछ सजेशन होने के बाद आप उनका जो पब्लिक में अभी कहीं कहीं जो लोग सरकार के पक्ष में हैं, वो लोग सरकार से पूरा दस्तावेज लेकर उन्होंने अपना फेसबुक में जारी किया है। उस दस्तावेज को आप उठा के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 2023 का भी देख लीजिए। अभी लेटेस्ट जो जारी किए हैं वो दोनों, मैं तो कहता हूं कि इसको अगर समझना है, चूंकि सरकार ये बोल रही है कि जो भी 8 शेड्यूल राज्य जिन्होंने जो पैटर्न को अपनाया है उसी पैटर्न पर हम चले हैं। तो मैं कहता हूं कि बाकी 8 राज्य असंवैधानिक काम करेंगे, उन्होंने किया, तो आप भी उसी को जारी रखिए। क्योंकि ये सरकार जो है, खासकर इंडिया गठबंधन का दावा किया है कि हम संविधान बचाने आए हैं। तो जब आप संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं तो कानून नियम सब कुछ में दिखना चाहिए, जमीन पर दिखना चाहिए। एक बात तो वो है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, आप 8 राज्य में मत जाइए। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों में आंदोलन हुए,
झारखंड में लंबा आंदोलन हुआ, दोनों राज्य एक साथ बने, दोनों का आप मिला लीजिए। मैं छत्तीसगढ़ को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा बनाया है, उसके बावजूद उन्होंने कम से कम ये ईमानदारी प्रयास किया है पेशा कानून को इंसर्ट करने के लिए। आप इसमें देख लीजिए, पेशा कानून मतलब पंचायत राज कानून को पहले हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कानून और झारखंड का कानून। छत्तीसगढ़ का कानून जो है पंचायत कानून, उसका सेक्शन 1 सब सेक्शन 1-2 में आप देख लीजिए, उसमें उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र की भी बात की है, उसमें उन्होंने ये उपबंध को भी इंसर्ट किया है, उपबंध की भी बात की है, दोनों बात की है। झारखंड का अगर 2001 का पंचायत राज अधिनियम उठा के देखिए ना, उसमें अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही है, परिभाषा में सेक्शन 1 सब सेक्शन 7 में भी देखिए, उसमें क्या बात हो रहा है, उसमें बात हो रहा है नगर पालिका क्षेत्र में नहीं लागू होगा ये कानून, ये हो रहा है कंटोनमेंट एरिया में नहीं लागू होगा। जबकि केंद्रीय कानून में जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेशा कानून बना है, वहाँ कहीं लिखा हुआ है नहीं है कि ये नगर पालिका क्षेत्र में नहीं होगा, नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है जी। तो दोस्तों जो ग्लैडसन, उसके बाद ये भी आपको बता दें नियमावली जी, अंतर जो है नियमावली में, हाँ छत्तीसगढ़ का नियमावली देख लीजिए, उसमें क्या बोलता है, मतलब अधिनियम का अर्थ उन्होंने लिखा है पेशा कानून 1996 है ना, वो 40 मतलब एक्ट का ये भी नंबर भी दिया है। इसका नियमावली में देख लीजिए, नियमावली 2 सब सेक्शन का और गा देखिए, का में क्या लिखा है, का में लिखा है अधिनियम का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम। उसके बाद सेक्शन में क्या लिखता है, धारा, धारा का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम। मतलब आप पेशा कानून का नियमावली बनाएंगे लेकिन धारा की कौन लागू करेंगे, जेपीआर है। और आपको बताता हूं, जब 5 तारीख को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसको एक्सपोज किया कि इन्होंने ये पेशा कानून लागू करेंगे बोलते हैं, लेकिन कानून का मतलब अंदर में जो नियमावली के अंदर में कौन सा कानून इंप्लीमेंट होगा उसका नाम उन्होंने जेपीआरए लिखा हुआ है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। उसके बाद माननीय डायरेक्टर पंचायत विभाग ने क्या किया, तुरंत जो है कि कंप्यूटर से शायद उन्होंने प्रिंट कर लिया, उसमें पूरा अंडरलाइन कर लिया, नाम बदल के पंचायत राज को हटा के लिख दिया उसमें ये पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996। और फिर अपना फेसबुक में डाल दिया कि ये जो है कि यही है, लोग भ्रम फैला रहे हैं, मीडिया भ्रम फैला रही है, जबकि महाधिवक्ता महोदय से मंतव्य प्राप्त कर लिया गया है। जब मैंने उनका स्क्रीनशॉट साथियों ने भेजा, मुझे देखा तो नीचे धारा में तो वही लिखा हुआ है, पंचायत राज अधिनियम की धाराएं होगी। तब मैंने फिर सवाल उठाया कि क्या झारखंड के महाधिवक्ता महोदय कानून नहीं जानते हैं या फिर उनको बदनाम किया जा रहा है। जी सोचिए, इतना बड़ा कि महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त कर दिया गया है, तो भाई कैसे महाधिवक्ता हैं जो अधिनियम का नाम तो लिख रहे हैं कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996, लेकिन धारा में लिख रहे हैं झारखंड पंचायत राज अधिनियम। वाह रे वाह, ये तो हद हो गया। इस पर और बात करते हैं, लेकिन मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि जब ग्लैडसन डुंगडुंग कह रहे थे कि 8 राज्य जहां पैसा लागू हुआ है, दरअसल वो राज्य हैं जहां संविधान की अनुसूची 5 कई क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में लागू होती है, और 10 कुल ऐसे राज्य हैं जिनमें से झारखंड एक है जहां पर अनुसूची 5 के क्षेत्र हैं, और इन 10 राज्यों में से ओडिशा और झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर पैसा अभी तक लागू नहीं हुआ है इन द सेंस उसके नियम नहीं बने हैं, और इन दोनों ही राज्यों में अब नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में पैसा के नियम बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी बहस हो रही है, और उसी बहस में एक स्टेक होल्डर ग्लैडसन डुंगडुंग हैं जो अपनी बात लगातार रख रहे हैं अलग अलग मंचों पर सरकार के सामने। उनसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं। ग्लैडसन डुंगडुंग जी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 के अकॉर्डिंग रूल्स बनने चाहिए, लेकिन एक और धारा है जो वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि दरअसल प्रोविजंस ऑफ पैसा 1996 उसके अकॉर्डिंग रूल बनने चाहिए। तो पैसा जिसको कहा जा रहा है, प्रोविजंस ऑफ पैसा 1996 कहा जा रहा है, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर आप पैसा 96 की बात करेंगे तो वो भी गलत है, वो भी ठीक नहीं है।
देखिए यह सिंपल सा बात है, यह एक्रोनिम का मसला है। हाँ जब हम लोगों ने 3 तारीख को, क्योंकि हम लोग मारंगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में हैं, जी जी जी, तो उनके जन्म दिवस पर हमने एक बहुत बड़ा परिचर्चा का आयोजन किया था और हर धारा को हमने बुलाया था। हाँ और उसमें हमने बहुत स्पष्ट कहा, और हमारे और भी लीगल एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी कहा कि यह मसला सिर्फ एक्रोनिम का है, क्योंकि प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, इसका स्टेब्लिश एक्रोनिम है पेशा 1996। पेशा एक हिंदी में भी बोलते हैं पेशा कानून 1996। और यह अगर देखेंगे तो सारे सरकारी दस्तावेज, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकारों का दस्तावेज हो, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या फिर हाई कोर्ट का जजमेंट, उसके अलावा जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, और ये सारे 10 राज्य इंक्लूडिंग झारखंड, सभी जगह पेशा के नाम से ही ये जाना जाता है। अब जो लोग पी पेशा का रट लगाए हुए हैं, उनको मैं कहता हूं, अगर आप पी पेशा बोलते हैं उसको, तो आप जो केस लड़े हैं उसमें आपने माननीय न्यायालय को क्यों आप नहीं कहलाए, अपना ऑर्डर में पी पेशा लिख देते। तो ये एक्रोनिम का मसला है, वो लोग एक्रोनिम का मीनिंग नहीं समझते, उसकी वजह से देखिए उसको दूसरी तरह से ऐसे समझिए। एक बच्चा है, माँ बाप ने एक नाम दिया, उसके बाद उसका निकनेम, माँ अलग निकनेम दे दी, कभी कभी पिताजी अलग निकनेम देते हैं, उनके दोस्त, आप सुन लीजिए, दोस्त अलग नेम देते हैं, तो वैसे ही मसला नहीं, माफ कीजिए मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन जो प्रोविजंस ऑफ पेशा 1996 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब 23 प्रोविजंस हैं जिनका ख्याल रखा जाना बेहद ज़रूरी है। जब आप पेशा 1996 की बात करते हैं और पी पेशा को छोड़ देते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नहीं। लिमिटेशन हो जाता है। बिल्कुल। एक चीज वो ये कह रहे हैं, दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि कोर्ट में लड़ाई लड़ी किसी और ने और उसका क्रेडिट ले रहे हैं ग्लैडसन डुंगडुंग। ये सब बकवास है, सिंपल सा बात। वो कह रहे हैं कि अगर ग्लैडसन डुंगडुंग के पास डॉक्यूमेंट है कि उनके फेवर में उन्होंने कब मुकदमा किया, कब इस सवाल को कोर्ट में उठाया, कब उनके फेवर में फैसला आया, वो दिखाएं डॉक्यूमेंट। हम तो बता रहे हैं ना, हाँ। सारे केस हमारे मित्र लोग लड़े हैं, उसमें पिटिशनर रहे हैं, हाँ, तो सारा जगह पेशा ही है। आप सिंपल देखिए, यह क्या बोलेंगे, इसको डाइवर्ट करना है, सिंपल सा बात है। हम लोग भी 23 प्रोविजन का बात करें, हम लोग 1996, क्या इनके पास कोई दूसरा कानून है क्या? हम लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? सवाल इसीलिए उठा रहे हैं कि JPRA में पेशा कानून 1996 का जो 23 प्रोविजंस है, उसमें से कुछ ही प्रोविजंस को डाल दिए हैं और उसी को दिखा रहे हैं यही पेशा है, उसी का तो विरोध है। हम लोग कह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत क्लियर है। आपको बताऊं, जब पेशा कानून बना, 1 साल के अंदर राज्यों को कहा गया कि आप अपने अनुरूप बनाइए, स्टेट के अनुरूप। तब उन्होंने क्या लिखा, स्पष्ट सेक्शन 4 देख लीजिए पेशा कानून का, उसमें लिखा हुआ है कि जब आप स्टेट जो है कि अपना कानून बनाएंगे, उसमें ये 23 प्रोविजंस इंक्लूडेड होना चाहिए, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मसला वही है, लेकिन आप देखिए कोई भी राज्य ने सारा 23 प्रोविजंस नहीं इंक्लूड किया। और इसके बारे में आपको बताता हूँ, जब माननीय ये केंद्रीय मंत्री थे जयराम रमेश, बार बार यहाँ आते थे सरंडा, उस समय में हम लोग बहुत काम कर रहे थे। उस समय में एक कार्यक्रम में उनको पूछा गया था कि आखिर पेशा कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेशा कानून कोई लागू नहीं करना चाहता है, इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि पेशा कानून लागू हो जाएगा तो खनिज संपदा कैसे मिलेगा। तो मूल सवाल यहीं पर है, मूल रीजन यही है। जी, तो बेसिकली जो अभी जिस तरह से नियम बनाए जा रहे हैं, एक तो आप और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बेसिकली शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, शेड्यूल 5 के जो एरियाज़ हैं जहाँ पैसा लागू होगा, वहाँ पर नगर पालिका या 3 टियर पंचायत सिस्टम वो लागू नहीं हो सकता है। और एक कदम आगे बढ़ के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेसिकली शेड्यूल 6 का जो पैटर्न है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वैसा प्रोविज़न होना चाहिए। क्या यही लड़ाई है? और अगर जो पंचायत राज के जो नियम हैं जिनका आप कह रहे हैं कि वो उनका रेफरेंस दिया जा रहा है, उनको शामिल किया जा रहा है, वो ही है मेन मतभेद की वजह? बिल्कुल, हम लोग का बहुत लाइन क्लियर है कि हमारा कहना है कि पेशा कानून 1996 शेड्यूल एरिया के लिए बना हुआ है। हाँ। आप एज इट इज विथ 23 प्रोविजंस आप लागू कीजिए, क्योंकि
अब स्टेट को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने JPRA जो बना के रखा है उसको आप नॉन शेड्यूल एरिया में लागू कीजिए, कोई मतभेद ही नहीं है। हाँ। लेकिन यही हो रहा है कि घालमेल करने की कोशिश हो रही है ना, मतलब पेशा कानून के कुछ ही प्रोविजंस को इसमें डाल के उसी को लागू करने की हो रही है। अब अभी क्या हो रहा है, नियमावली में दिखाना है कि हमने सारा पेशा कानून के अनुरूप नियमावली बना दिया। जब रूल ही में वो नहीं रहेगा तो अब नियमावली कैसे लागू होगा, ये मूल सवाल है ना जी। इसीलिए विरोध हो रहा है। और स्पष्ट है जब स्टेट के पास पावर नहीं है अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रोविजंस को एक्सटेंड करने के लिए कानून बनाने का, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक आरोप ये भी आप पर लग रहा है कि ग्लैडसन डुंगडुंग बेसिकली जो क्रिश्चियन लॉबी है, जो चर्च लॉबी है झारखंड में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो चर्च से जुड़े हुए NGOs हैं उनको भी TSP का काफ़ी फंड मिलता है। तो ये एक तरह से टैक्टिस है आप लोगों की अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने की और पेशा के रूल्स को डिले करवाने की। देखिए, अगर जो बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता है उनके पास कुछ फैक्ट है। क्योंकि पहली बात तो मुझे आज तक मैंने कभी नहीं सुना है कि TSP का फंड कोई चर्च एजेंसी को मिल रहा होगा, वह नंबर 1। नंबर 2, मैं जितना चर्च पर क्रिटिक हूँ शायद ही कोई है जो लोग आरोप लगा रहे हैं। आप बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आप ये वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने बहुत समय में कहा है कि जिस तरह से RSS है ब्राह्मणवादी थोप रही आदिवासियों पर, चर्च भी थोप रहा है। किसी का दम है बोलने के लिए? एक तो ये है, और दूसरा जो चर्च लॉबी। हाँ। मैं जितना भी मूवमेंट, चाहे नगरी मूवमेंट, नगरी में जो हम लोग आंदोलन किए, पुलिस की लाठी का है, केस का है, किसका जमीन था? कोई चर्च का जमीन था क्या? कोई क्रिश्चियन आदिवासी का जमीन था कि? हमारे सारे सरना भाई बहनों का सरंडा में इतना बड़ा हमने आंदोलन किया जिसकी वजह से वहाँ से 25 गांव जिसको पूरा जो है कि फोर्स लगा के खाली करने का चल रहा था, वो सारा कुछ बच गया। तो ये देखिए, जो लोग जब फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स तथ्यों के आधार पर नहीं सकते हैं तो वही सरना ईसा वगैरह लेके आते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड राज्य बना, जब झारखंड आंदोलन शुरू हुआ था तब क्या कहते थे वो लोग? कहते थे ये ईसाई मिशनरियों का देश तोड़ने वाला जो है कि आंदोलन है। आखिर उसी मरंगोम के जयपाल से मुंडा का आंदोलन से ही हुआ ना। जब मरंगोम के जयपाल से मुंडा 40, 50 और 60 के दशक में जितना मतलब वो देश स्तर पर उन्होंने तहलका मचा के रखा था, उनको कम करने के लिए और उस आंदोलन को खत्म करने के लिए वही आरोप लगाया गया। लेकिन आज झारखंड बने ना, तो आज उनको जवाब देना चाहिए। और पत्थलगड़ी आंदोलन आया, पत्थलगड़ी आंदोलन को भी क्या कहा गया? ये ईसाई मिशनरियों का ये जो है कि देश तोड़ने वाला आंदोलन है। ये लोग 8 करोड़ रुपया जो है कि वहाँ पे डाला है, ये किया, वो ये सब चलते रहता है। ये सब कोई नया आरोप नहीं है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ग्लैडसन डुंगडुंग एंड कंपनी जो मुद्दा उठाए हुए हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आप कर रहे हैं पैसा को लेकर, पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है? मैं तो कह रहा हूँ आप आइए, आप भी चंदा दीजिए। उसी दिन जब हम लोगों ने प्रोग्राम किया तब उस दिन देखिए हम लोगों ने किया कि जितने लोग बैठे थे सभी लोगों से हमने पैसा मांगा, वो लोगों ने पैसा दिया और उसी के आधार पर उस दिन हम लोगों ने खर्च भी किया। तो जो लोग, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, या मतलब आरोप जो आप कह रहे हैं ये एक्चुअली उस अधिकारी का है जो पंचायत राज विभाग में है, उन्होंने लिखा है फेसबुक में। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब आप तथ्य और तर्क के साथ नहीं जवाब दे सकते हैं तो लोगों का जो झूठा आरोप लगाते हैं, अभी हम कह रहे हैं ना 19 तारीख को हम खूंटी में बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। आइए, वहाँ भी सब मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम जनता के समर्थन से होगा। कोई एक, हम लोग NGO नहीं चलाते हैं, कोई NGO का पैसा नहीं है, हम लोग सब चंदा से चलाते हैं। और आइए देखिए कौन चंदा दे रहा है, उसका खर्च कहाँ है, सब कुछ है हमारे पास। जी ग्लैडसन जी, जब आरोपों की बात चल रही है तो सोशल मीडिया पर कई तरह के आरोप जो आप पर लग रहे हैं, उनमें एक आरोप ये भी है कि आप पंचायत राज मिनिस्ट्री की जो डायरेक्टर हैं निशा उरांव, उनको इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि एक तो वो नॉन क्रिश्चियन हैं, सरना को मानने वाली हैं, और दूसरा नॉन ट्राइबल से उन्होंने शादी की है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई एक पोस्ट दिखा दे जो मैंने उनको व्यक्तिगत उनके धर्म की वजह से या फिर उन्होंने शादी किया व्यक्तिगत जीवन की वजह से मैंने कोई आरोप लगाया है, तो यह आरोप अपने आप में गलत है। और जैसे आपने कहा सरना, हर मसले पर सरना ईसाई। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पेशा कानून लागू होने से जो है कि
ईसाई लोग जो है कि परंपरा से निकल जाएंगे बाहर, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मतलब कुछ भी लोग, उनको समझना चाहिए, लॉजिकल बात करिए ना। नॉर्थ ईस्ट में 6 शेड्यूल लगा हुआ है, तो क्या वहाँ जितना भी ईसाई धर्म मानते हैं आदिवासी निकल गए वहाँ से? लॉजिकल बात कीजिए। दूसरी बात, पेशा कानून में कौन सा प्रोविजंस है जो इस तरह का कह रहा है डिलिस्टिंग होगा? आप संविधान का मतलब ऑर्डर जो है 1950 पढ़िए, पढ़ने बोलिए उनको। उसके अलावा आर्टिकल 240 ये नहीं, लेकिन आपसे शिकायत जो है ना, शिकायत ये है कि ना तो आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे हैं, ना पंचायती राज मिनिस्टर दीपिका को टारगेट कर रहे हैं, ना किसी आदिवासी मामलों के जो मंत्री हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है निशा उरांव को नीचा दिखाना। मैंने कभी भी उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। मैंने बस मैं, और ये भी आरोप गलत है हाँ कि मैंने मंत्री मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने स्पष्ट कहा है, कई एक इंटरव्यू आप देखिए, मैंने कहा है कि क्या वजह है कि इतना बड़ा विवाद चल रहा है पेशा को लेकर, और सिर्फ पंचायत राज विभाग की डायरेक्टर उनको सामने कर दिया गया है। विभागीय मंत्री कुछ नहीं बोल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, जेएमएम के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि उन्होंने पेशा कानून लागू करने का वादा करके रखा है। तो ये सवाल खारिज हो जाता है। और दूसरा, जिसे आपने कहा कि वो गैर आदिवासी से शादी की है, मसला ही नहीं, आप दिखा दीजिए ना। मैंने उनको व्यक्तिगत उनका शादी को कहीं कुछ टिप्पणी किया है? मेरा उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो निरंतर फेसबुक में लिख रही हैं, तो इसलिए हमने कहा कि उनको प्रवक्ता की तरह बनाया गया है। अगर वो कहे कि भाई उनको, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैं अभी हर जगह लिख रहा हूँ अभी, बल्कि हम लोगों ने जो प्रेस रिलीज जारी किया 5 तारीख को, उसमें मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैंने कहा पंचायत राज विभाग, हाँ हिंदुस्तान में जो छपा, चूंकि उनका नाम था, रेफरेंस के लिए मैंने उनका उपयोग किया था, ना कि उसको मैंने निशाना बना रहा था। मैं मैंने पहले ही कहा आपको, मेरा किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, किन्हीं को मैं निशाना नहीं बना रहा हूँ। महिला, पुरुष, सरना, ईसाई, ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ, हम आदिवासी समाज के लिए काम करते हैं। हम अकाउंटेबल सरकार को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये दावा कर रहे हैं। जब शपथ ग्रहण हुआ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, तो उन्होंने क्या बोर्ड पर लिखा था? आबुआ सरकार। इनविटेशन भी आबुआ सरकार के द्वारा में किया। तो जब आप दावा कर रहे हैं आबुआ सरकार, इसीलिए कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं, इतना दिन तो आप चुप थे, अचानक से ये क्यों? तो चूंकि आपने दावा किया कि आबुआ सरकार, आपने वादा किया है हम पेशा कानून लागू करेंगे। और आपको मैं बताता हूँ, शपथ ग्रहण समारोह से पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने आवास पर मुझे और हमारी टीम जो है, हमारे पूरी टीम को बुलाए थे। हम लोग गए थे, उनसे लंबी बात हुई, मैडम कल्पना जी से बात हुई, और मैंने बिल्कुल उनको 3 चीज़ कहा। माननीय मुख्यमंत्री को कहा कि आप जो है कि एक तो पेशा कानून लागू कीजिए, उसके बाद लैंड बैंक खारिज कीजिए, क्योंकि खूंटी और तोरपा में और भी दूसरे इलाके में, लेकिन खासकर खूंटी और तोरपा उनकी जीत हुई है, उसमें लैंड बैंक का बहुत बड़ा रोल रहा है। और तीसरी बात मैंने कहा, क्योंकि आपने स्थानीय नीति का वादा किया है 32 के खतियान के आधार पर, तो उसको लेके आइए, कोर्ट में खारिज हो जो हो अलग बात है। तो उन्होंने कहा ये हमारा एजेंडा था, हमारा मैनिफेस्टो का हिस्सा है, और हर कीमत पर इसको लाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है कि डिमांड कर रहे हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति को टारगेट करना, वैसे जैसे सरना ईसाई का मामला हो, तो कल तो वो ये भी बोलेंगे, मान लीजिए दीपक बिरुआ साहब को मैंने सवाल पूछा, बोलेंगे सरना मंत्री इसलिए निशाना बना रहा है। मैंने माननीय चमरा लिंडा जी को सवाल पूछा, या उनके बारे में कुछ आवाज़ उठाया उनके मंत्रालय को लेके, ये विभाग को लेके, फिर भी वो लोग बोलेंगे। माननीय हेमंत सोरेन को सवाल उठाएंगे तो बोलेंगे कि ये तो सरना इसलिए सवाल उठता है कि चुनाव से पहले ये माना जाता था कि ग्लैडसन डुंगडुंग और उनके साथी इंडिया गठबंधन और ख़ास तौर पर हेमंत सोरेन के लिए काम कर रहे थे। चुनाव के बाद अचानक पलट गए हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, ये भी एक्चुअली सरासर गलत है। मैंने हमेशा कहा है, मैं शुरू से, मैं चूँकि एक एज ए एक्टिविस्ट, लेखक, एज ए थिंकर, है ना, एज ए रिसर्चर, हम अपने आप को हमेशा सदा विपक्ष मानते हैं। और सदा विपक्ष इसलिए भी मानते हैं शुरू से, लोगों को पता नहीं है। कई लोग एक ज़माने में, जब आपको मैं बताता हूँ, जब माननीय केंद्रीय मंत्री आते थे जयराम रमेश जी, उस समय भी लोग बोलते थे मुझे, जब मैं वो बुलाते थे, हम मिलते थे, कहते थे ये जो है कि कांग्रेस का दलाल है, इसका दलाल, ये लोग बोलते रहते। लेकिन लोगों को पता नहीं है,
सबसे बड़ी पुस्तक ऑपरेशन ग्रीन हंट पर मैंने 500 पेज का लिखा अंग्रेजी में। वो किस पर है? कांग्रेस सरकार पर सबसे बड़ा मतलब हमला है उस किताब के द्वारा। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है ग्लैडसन डुंगडुंग के चुनाव जीत गए हेमंत सोरेन, उनकी सरकार बन गई, वो मुख्यमंत्री बन गए, और आप जैसे एक्टिविस्ट जिन्होंने माहौल बनाया उनके लिए, उनको कहीं एडजस्ट नहीं किया गया, कहीं अकोमोडेट नहीं किया गया। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, यह सब फालतू आरोप है। चुनाव से पहले भी लोग बोलते थे कि इनको जो है कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा है, जेएमएम से टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए वे ऐसे कर रहे हैं, हम लोग को बदनाम कर, ये सब चल रहा था। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। आपने टिकट मांगा था वैसे? 2009 में, हाँ, 2009 में मुझे दिल्ली बुलाया गया था। हाँ। और दिल्ली में कांग्रेस ने ऑफर किया मुझे टिकट कि आप झारखंड से चुनाव लड़िए। मैंने उनको कहा मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरा काम अलग है, मैं शुरू से अलग काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी टिकट ऑफर चलते रहते, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। और अभी जो ने आपने पद का कहा है, हाँ। मैंने कभी किसी से मांगा नहीं, मैं वो हूँ ही नहीं। वो लोग मुझे नहीं समझते। आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि मैं सदा विपक्ष हूँ। जब कांग्रेस सत्ता में थी, हमने जब अत्याचार हो रहा था, नक्सल बोल के निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा था झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उस समय में भी हमने बहुत ज़बरदस्त न सिर्फ आवाज़ उठाया, हमने केस लड़ा कोर्ट में, कमीशन को का टीम भी लेके आए, सरंडा जंगल, वो सब हम करते रहे हैं। अब अभी जो जैसे आपने कहा माननीय हेमंत सोरेन ने उनकी सरकार को, हमने उनको सत्ता में वापस लाने का काम किया, जरूर हम कहेंगे। उसमें हमारे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, खासकर जो दक्षिण छोटानागपुर में, जैसे आप खूंटी जैसा सीट जिसपे वो सोच भी नहीं रहे थे, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो सारा बीजेपी का गढ़ अगर तोड़ा गया है, उसमें हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका निश्चित रूप से है। अगर अभी लोगों को लगता है कि हमने सरकार उनको बैठाया, वापस लाया और उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये लोग समझ नहीं पाए हैं हमको। हमारा काम इतना ही है, हम ये कह रहे हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हम संवैधानिक रूप से कर रहे हैं, कानूनी रूप से कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है, उसको लागू करने का मांग कर रहे हैं, तो हम तो करेंगे ना। जब हम आपको बैठा दिए सत्ता में, आप काम नहीं कीजिएगा जनता के हित में, तो हम आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है, हम जनता के प्रति अकाउंटेबल है। क्योंकि जैसे ही हम जाते हैं क्षेत्र में, तो जिन लोगों को हमने वोट देने के लिए कहा है, वो हमसे सवाल करते हैं। वो बोलते हैं कि आप लैंड बैंक क्यों खारिज नहीं हो रहा है, पैसा कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये जो आसान नीति क्यों नहीं हो रहा है, तो हम तो मांग करेंगे ना भाई। इसका मतलब थोड़ी ना हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। लैंड बैंक एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में, और देश भर में आदिवासियों के लिए जो सबसे संवेदनशील मसला होता है वो है ज़मीन। इस पर एक विस्तार से ग्राउंड रिपोर्ट आपको झारखंड से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे ग्लैडसन डुंगडुंग जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन साहब अभी लौट के आए हैं, बड़ी मुसीबतों से गुजरे हैं, मुसीबतें अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं, मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। आदिवासियत के सवाल पर वो चुनाव जीत कर आए हैं। आदिवासियत उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जो मुझे लगता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे थे, महिला सम्मान और बाकी चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में जो जेएमएम को जीत मिली और विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली, वो आदिवासियत को, क्योंकि बहुत मुखर और बहुत ज़ोर शोर से हेमंत सोरेन ने उठाया, इसलिए वो जीत मिली, ऐसा हमें लगता है। फिर आप क्यों उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वो एक ऐसा पैसा कानून लागू करेंगे राज्य में जो आदिवासियों के हित में होगा, जो आदिवासियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा? देखिए, उसका कारण यह है कि इनका जो पुराना 5 साल का कार्यकाल रहा है जी, एक तो कोविड आया जी, उसके बाद इनको एक फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया 5 महीना के लिए, और उसी बीच में उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश, सरकार को हाईजैक करने की कोशिश, ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने उनको समर्थन किया। और उसी बीच में आपका सवाल का जवाब यही होगा कि इनका अगर पिछला वादा 2019 का आप देखेंगे, तो 2019 का वादा पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जब समय ख़त्म हो रहा था तब साथियों ने याद दिलाना शुरू किया। तब इसीलिए इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार उन्होंने जो भी वादा किया है और झारखंड में उनके वादा के अलावा जो कार्य करने हैं, हम लोग शुरू से ही कार्य करवाएंगे। तो ये इसीलिए हम लोग काम शुरू किए। उदाहरण के लिए आपको मैं देता हूँ एग्जाम्पल। पिछले बार भी उन्होंने वादा किया था कि लैंड बैंक को हम वापस करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, है ना। उसी तरह जो है कि CNT SPT आंदोलन में जो लोग
जो जिन पर मुकदमा है जी। उन सारे मुकदमा वापस करेंगे। अभी भी मेरे और मेरे साथियों के ऊपर 2 मुकदमा चल रहा है। हम्म। पत्थलगाड़ी का मुकदमा सारे मतलब अधिकांश वापस कर पाए, कुछ अभी जी। भी बाकी है। जी। तो और भी कई गुण के वादे थे जिसको मतलब पूरा उनको इतना डिस्टर्ब किया गया जी। कि वो कर ही नहीं पाएगा। जी। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी शुरू से हम उनको निरंतर याद दिलाते रहेंगे, ताकि जब 5 साल पूरा हो जाएगा तब अंतिम समय में ऐसे ना लगे कि ये वादा छूट गया, वो वादा, और फिर जो है कि बीजेपी उसको इशू बनाना शुरू कर देगी। इसलिए ये देखना कि चूँकि इन्होंने सरकार को वापस करने के लिए बहुत प्रयास किया, इनका टीम ने, आज जब सत्ता में आई उनको कोई पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा में नहीं मिला, इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये बेतुकी मतलब आरोप और बेतुकी मतलब रीजन है। ग्लेडसन डुंगडुंग जी बातचीत ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर है, जो शायद आप को कह सकते हैं कि व्यक्तिगत आरोप है आपके ऊपर, कि आप दरअसल महिला विरोधी हैं। क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप दरअसल महिला विरोधी हैं और आप महिलाओं के हक अधिकारों के खिलाफ काम करते हैं। देखिए, अगर लोग मेरे ऊपर सब आरोप लगता है तो आरोप लगाने वाला नहीं, लेकिन अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उन आरोपों का आप जवाब दें जो नहीं, गंभीर आरोप बिल्कुल हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ ना, आपको मेरा काम से दिखेगा मैं कितना महिला विरोधी हूँ, महिला विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि हर आरोप का जवाब मीडिया में आप देके कोई फायदा नहीं है ना। नहीं, लेकिन जो आरोप क्योंकि- मीडिया में लग रहे हैं, नहीं, देखिए, मैं- आप एक प्रतिष्ठित देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिकुलेट करते हैं ट्राइबल राइट्स को। आपको मैं बता रहा आप हूँ, किताबें लिखते हैं, आप लेख लिखते हैं, समाचार पत्रों में भी आपके लेख छपते देखिए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, जो लोग वो आरोप लगाते हैं हम्म, मैंने उनके साथ डिस्कशन किया है, हम्म, मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बताए, उसके बाद भी वो जो है कि मानने को तैयार नहीं है। मतलब जो व्यक्ति प्री कंडीशन लेके आता है, कंडीशनिंग करके रखा है कि जैसे मान लीजिए आपको, मैंने मान लिया कि आप आदिवासी विरोधी हैं, तो आप चाहे आदिवासियों के लिए जितना काम कर लीजिए, क्योंकि मेरा तो सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है कि आप आदिवासी विरोधी हैं, तो वो कभी निकलने वाला नहीं है। तो मैं ये प्रयास नहीं करूँगा कि जो लोग मुझे आदिवासी महिला विरोधी बोल रहे हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड से मैं उसको हटाऊं। बशर्ते मैं ये करूँगा कि मैं अपना काम बेहतर करता जाऊँगा। काम से देखिए हर कोई को जो है अच्छा, काम एक से और लोग एक और खबर पर मेरी नज़र पड़ी थी रिसेंटली। आप कह रहे हैं कि आपको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, आप सरकार की जवाबदेही तय करना चाहते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं। एक खबर मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, एक मैगजीन में छपी है आपके हवाले से, कि साहब हेमंत सोरेन ने एक भी मुंडा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी और ये उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लगातार इस बार जब से मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन, आप उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे हाथ पे आप कहते हैं कि साहब वो बहुत मुसीबतों से गुजरे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। देखिए ये तो हिस्सेदारी फिर मैं वहीं पे आता हूँ। हाँ। मैं इसलिए ये सवाल उठाया, मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी शपथ ग्रहण समारोह में गया था जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अबुआ सरकार, हाँ। जब आप अबुआ सरकार का दावा करते हैं, और ये जो अबुआ सरकार कहाँ से आया, अबुआ दिसुम अबुआ राइज, यह धरती आबा मरंगोम के जयपाल से मुंडा का दिया हुआ नारा है। और जब झारखंड मूवमेंट हुआ मरंगोम के जयपाल से मुंडा के नेतृत्व में, तो यही अबुआ दिसुम अबुआ राइज की वजह से जो है कि वो आज़ादी के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें 34 सीट जीते जी। 3 दशक तक उन्होंने बड़ा मूवमेंट करके रखा। यदि कांग्रेस ने धोखा नहीं दिया होता तो झारखंड तब ही बन गया होता। अगर तब बन गया होता तो शायद गुरुजी किसी और रूप में पैदा होते, है ना, लेकिन झारखंड के प्रणेता वही होते। हाँ, तो हमारा कहना है कि जब अबुआ दिसुम अबुआ राइज, और उसके बाद भी मरंग के जयपाल से मुंडा के बाद अब देखिए एनी होरो साहब आए, जिसको भीष्म पितामह कहा जाता था, उन्होंने ग्रेटर झारखंड की परिकल्पना की, मैप बनाया। फिर उसके बाद डॉक्टर रामदयाल मुंडा आए, इतने बड़े विद्वान, मतलब मुंडा समाज से, जो झारखंड आंदोलन को जो एक बौद्धिक नेतृत्व दिए। और उसके बाद सोचिए अभी जब मुंडा दिसुम के बाहर का बात नहीं करो, पूरा मुंडा दिसुम में आप देखेंगे तो वहाँ से अभी 5 मुंडा विधायक जीत के आए हैं। तो निश्चित तौर पर दावा बनता है
कि कम से कम एक मुंडा विधायक को आपको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहिए। हाँ, जब आप दावा करें कि लेकिन अभी तो सरकार बनी है, एक अनुभव होता है, एक्सपेंशन कर सकते हैं मुख्यमंत्री। तो सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि अभी सरकार बनी है, खास परिस्थितियां हैं, और जो सेकुलर फ्रंट है एक तरह से, या जो उस खेमे के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इस वक्त में हेमंत सोरेन एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं या उभर चुके हैं, जो जिन्होंने बीजेपी के रथ को रोका है। महाराष्ट्र में नहीं रोक पाए, हरियाणा में नहीं रोक पाए, और आप लोग उनके पीछे पड़ गए हैं यहाँ पर। देखिए, पीछे पड़ गए का बात नहीं है, ना सिर्फ वो अकेले रथ रोके हैं, हाँ। हम लोग सब मिलके बीजेपी का रथ रोके हैं जी। और मैं ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ जी, अगले 10 साल तक जी, बीजेपी का झारखंड में कोई चांस नहीं है। हम लोग अभी सवाल इसीलिए उठा रहे हैं ताकि हम चाहते हैं इतना मजबूती के साथ आगे बढ़े, ना सिर्फ झारखंड सरकार बल्कि पूरा जो कुनबा है जेएमएम का इतना ताकतवर हो जाए, क्योंकि उनकी राजनीति है, वो स्पष्ट अगला 20 साल का फ्यूचर देख रहे हैं जी। तो जिस तरह से संथाल परगना में उनकी अपनी पकड़ है, कोल्हान में उनकी अपनी पकड़ है, उसी तरह जो है कि छोटानागपुर में भी उनकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप हमेशा सत्ता में रहेंगे। तो कोल्हान में मुंडा, खासकर मुंडा लोगों को आप बाईपास करके तो नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए हम वो जो गलती कर रहे हैं हम अभी से ऐसे बना रहे हैं, बता रहे हैं उनको, ताकि आप अच्छा काम करें, अपना जो वादा किए हैं आपने वादा पूरा करें और वादा से बाहर भी जाए, ताकि किसी भी हालत में वो नहीं आएंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो नैरेटिव था मतलब बीजेपी पिछले बार से भी कम क्यों आई, जो नैरेटिव हुआ मतलब 2014 से 19 5 साल का इनका शासन था जी। इसमें जो बीजेपी के खिलाफ जो नैरेटिव हम लोग बना पाए, क्या नैरेटिव था? बीजेपी आदिवासी विरोधी पार्टी है, ये आदिवासियों को आपस में धर्म के नाम पर लड़वाती है और आदिवासियों की जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को सौंपती है। इसी नैरेटिव को इन्होंने तोड़ नहीं सका। और उसका एग्जाम्पल है CNTSPT कानून, जो हम लोग कहते हैं ये हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज है, ये मामूली दस्तावेज नहीं है। उसको ऑर्डिनेंस लाए, ऑर्डिनेंस गिरा तो 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया, लैंड बैंक लाकर आदिवासियों का सरना मसना सबको डाला। और एक तरफ दिखाते हैं हम सरना आदिवासियों के हितैषी हैं, लेकिन मैंने रिसर्च किया, मैंने निकाला उसको, फैक्ट को आपको बता रहे हैं, मैंने सारा दस्तावेज निकाला, प्रिंट किया, फिर खूंटी जिला का पर्टिकुलर मैंने निकाला, देखा कि 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला। और मैं ही पहला व्यक्ति हूं जो लैंड बैंक को के बारे में लोगों को बताने के लिए। देखिए, एक तरफ बीजेपी बोलती है हम सरना आदिवासियों का हितैषी है, आपका तो सरना स्थल तक को नहीं छोड़ा, इसीलिए जो कि पूरा जो है कि आरएसएस का कुनबा जो है कि उखड़ गया। और इसीलिए ये लोग अभी फिर से उनको लग रहा है अब हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ सरनाईसा ही एकमात्र उपाय है, और वही पेशा कानून में भी सरनाईसा कर रहे हैं, वो सब मैं देख रहा हूँ जी। तो दोस्तों, कई मुद्दे हैं झारखंड में, चाहे वो आदिवासी संस्कृति का सवाल हो, आदिवासी परंपरा का सवाल हो, या उनके जल जंगल ज़मीन के प्रबंधन का सवाल हो, उनके जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार हैं उनका सवाल हो, ट्राइबल सब प्लान के पैसे का सवाल हो, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और इन मुद्दों पर हम लोग समय समय पर रिपोर्ट्स करते रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि इन इश्यूज़ पर और ग्राउंड रिपोर्ट्स करें, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं पैसा 1996 यानी कि पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ 1996 को लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जो बहस हो रही है, जो विवाद हो रहा है। और ग्लैडसन डुंगटुंग हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। आपसे एक सवाल छूट गया है, मेरा आखिरी सवाल है। आप बहुत व्यस्त हैं, मुझे पता है, आजकल आप लोग बहुत बिजी हैं। सवाल ये है कि क्या कारण है कि निशा उरांव का जो विभाग है वो JPRA को एक रेफरेंस कानून के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी बात कर रहा है। क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, JPRA को रेफरेंस कानून के रूप में नहीं इस्तेमाल करना चाहती है, पेशा के आड़ में JPRA को ही लागू करना चाहते हैं। अच्छा, ये मूल चीज़ है। हाँ। और उसका कारण है, उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ।
एक कारण तो यह है कि यहाँ जिस तरह से जंगल माफिया, माइनिंग माफिया, ज़मीन माफिया, बालू माफिया, ये सारे चीज़ों को लूट रहे हैं जी। उसको प्रोटेक्शन देना। दूसरा है जो ब्यूरोक्रेट्स है, जी। चाहे अपर ब्यूरोक्रेसी में हो या लोअर ब्यूरोक्रेसी में है, ये उनका 60 गांठ से जो कमा रहे हैं, जी। और उसके साथ साथ यहाँ जो ग्राम सभा का अधिकार है या फिर आदिवासियों का जो पैसा है, विस्थापितों का जो पैसा है, उसको भी हड़पने के लिए ये सब चीज़ें, उसी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे बालू, खूंटी का डीसी के हवाले से खबर छपी ईटीवी में कि जनवरी से, मतलब अभी से, वहाँ का बालू जो है वो मुखिया के देखरेख में सारा कुछ चीज़ें होगा। जी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी। ताकि मान लीजिए बालू नदी से 100 ट्रक निकला, तो मुखिया जी लिखेंगे 50 ट्रक, बाकी 50 ट्रक बचा, उसका जो क्या पैसा आपस में बांटेंगे अधिकारी और ये सारे मुखिया के सब मिलके। कोयला क्षेत्र, बाकी क्षेत्र में वही हो रहा है। दूसरा, जो 2015 में MMRD एक्ट में जो संशोधन हुआ और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया जी। हर जिला में जहाँ पे खनिज संपदा है जी। अब उसमें कहा गया है जो रॉयल्टी आता है उसका 10 से 30% उस ट्रस्ट में जाएगा जी। और वहाँ से विस्थापितों के लिए और विस्थापित क्षेत्र के विकास के लिए खर्च होगा। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत क्लियर, मतलब वहाँ पे लाइन बना हुआ है कि प्रायोरिटी एरिया क्या होगा, लेस प्रायोरिटी वाला क्या होगा। लेकिन कायग ने, CAG ने 6 जिला का रिसर्च किया, जिसमें 4 जिला का ये निकल के आया फैक्ट्स। चूँकि ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में उसका मालिक DC और DDC है, इन्होंने ग्राम सभा को भी इन्वॉल्व नहीं किया, बेनिफिशियरी मतलब लाभुक का लिस्ट भी नहीं बनाया, लेकिन खर्च करना शुरू कर दिया। उस पैसा को खर्च कहाँ कर रहे हैं? बोकारो का उदाहरण, लगभग 1.25 करोड़ रुपया वहाँ का DC ने ओपन जिम, 24 ओपन जिम में खर्च किया है। उसके अलावा रांची का DC मैकलुक्सीगंज में डगमंगला बना दिया उस पैसा से। उसी तरह चतरा का DC, उन्होंने क्या किया, जो पैसा विस्थापित और उनके उस क्षेत्र के विकास के लिए होना था, वो पैसा से थाना में टॉयलेट बनाया, कहीं फर्नीचर खरीदा, कहीं DC कैंपस में कुछ मरम्मती किया। तो जो आदिवासी विस्थापित हुए उनके पुनर्वास का पैसा, ओपन जिम, थाने में बाथरूम, पुनर्वास और उस क्षेत्र के विकास के लिए यही माना गया ना। अब तक जो माइनिंग होता है, माइनिंग क्षेत्र के लोग जो है कि सिर्फ धूल खा रहे हैं, बीमारी हो रहा है, सारा पैसा केंद्र और राज्य ले रहे हैं। तो इसी को वापस करने के लिए वो कानून, मतलब अमेंडमेंट किया गया। लेकिन हो क्या रहा है, ब्यूरोक्रेट्स उसको जो है कि मालामाल हो रहे हैं। गुमला का DC ने वहाँ पे जो है कि पुस्तकालय खोल दिया है। और उसके अलावे TSP फंड, ट्राइबल सब प्लान का फंड, जो संविधान का अनुच्छेद 275 के तहत हमें मिलना है, 75। उसका देखिए बहुत क्लियर गाइडलाइन है प्लानिंग कमीशन का कि 50% पैसा तो इसके लिए खर्च होगा। क्या बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, मतलब आदिवासी डॉक्टर, नर्स, बड़ा बड़ा इंजीनियर सब बनना चाहते हैं उसके लिए। और डेवलपमेंट में खर्च होगा तो उसी एरिया में होगा जहाँ 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा आदिवासियों का। लेकिन यहाँ देखिए रांची में प्रेस क्लब बना दिया गया TSP का पैसा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब ये लोग बताएंगे तो प्रेस क्लब का अध्यक्ष तो अभी एक आदिवासी ही है। तो ये तो हो रहा है। तो यही लूट मचाया गया है आदिवासियों का पैसा, ग्राम सभा का पैसा। और इसी का प्रोटेक्शन के लिए ये जानबूझ के किसी भी हालत में पैसा का आड़ दिखा के, और देखिए कुछ ग्राम प्रधान जो है पारंपरिक लीडर हैं हर समुदाय का, खड़िया, उरांव, संताल हो, उनको लाया गया। मतलब पंचायत विभाग ने उनको बुलाया, उनको अच्छा से समझा दिया, सिर्फ नियमावली को दिखा दिया कि देखिए कितना बढ़िया हम लोग बनाए हैं। अब वो लोग वहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं कि सेक्शन 2 में जो है कि अधिनियम का अर्थ लिखा गया है पंचायत राज अधिनियम 2001। वो नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ धारा का अर्थ लिखा गया है पंचायत राज अधिनियम धारा 2001। तो वो तो सोच रहा है कि 96 वाला कानून ही ये लागू कर रहे हैं, पैसा कानून 1996। तो वो लोग एकदम हाँ पर हाँ मिला दिए हैं। वो हम लोग का विरोध कर रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं ये सर नहीं सर नहीं है। और वो जो है कि वहीं से पंचायत विभाग से ये सब शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब सच्चाई को छुपाने के लिए अपना पिछला 24 साल से जिस तरह से
असंवैधानिक तरीके से JPRA को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में लागू करके पंचायत चुनाव करा रहे हैं, मुखिया को मालिक बना दिए हैं। ये सारे चीज़ को प्रोटेक्शन डालने के लिए ये लोग जो है कि कभी सरना ऐसा है तो कभी महिला विरोधी, कभी फलाना विरोधी, ये सब चीज़ें करके पूरा बहस को, सच्चाई को ढकना चाहते हैं, उसको डिरेल करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा होने कभी नहीं देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ग्लेडसन, आपने हमसे बात की, अपने इस बिजी वक्त में टाइम निकाला। तो दोस्तों, ये थे ग्लेडसन डुंगडुंग। इसी तरह से और कई लोग हैं जो पैसा के जो नियम बन रहे हैं झारखंड में, उस पर अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, जल्दी से जल्दी पैसा कानून 1996 लागू होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इस फॉर्म में अगर कानून लागू होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये कानूनी पेचीदगियों में उलझा रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टालने की एक साजिश है। जितनी भी आवाज़ें हैं इस संबंध में, हमारी कोशिश है कि वो सब आपके सामने लाई जा सकें। आप उनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, आपके अपने विचार हो सकते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस खुशनुमा सुबह में ये बातचीत आपको कैसी लगी ग्लेडसन डुंगडुंग के साथ, वो हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ सरकार में जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी बात करने की कोशिश होगी। तो पैसा कानून 1996 को झारखंड में लागू करने की जो कोशिशें हो रही हैं, जो बहस चल रही है, उस पर ये हमारी ख़ास सीरीज़ है जिसमें हम अलग अलग आवाज़ें आप तक लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।